हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कौन, जिसको हम हिंदी में शंकु कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शंकु एक डिफरेंस टाइप का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम एक कौन जो कि शंकु के नाम से जाना जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपके सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। सिलेबस के अंतर्गत आपको, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में सिलेबस के बारे में अवगत कराया है, सिलेबस का एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आपको वहाँ आप देख सकते हैं। ये सेमेस्टर फर्स्ट का सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका स्फीयर का था, जिसमें हमने काफ़ी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सेकंड यूनिट में आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है आपका कौन, सेकंड टॉपिक है आपका सिलेंडर। सबसे पहले हम कौन के बारे में डिस्कस करते हैं कि शंकु होता क्या है। A surface generated by a straight line which passes through a fixed point and is subjected to one more condition: intersect a curve or touches a given surface। एक ऐसी आकृति होती है शंकु की जो कि गतिमान रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होता है। इसके अंतर्गत हम एक नियत वक्र होता है जो कि एक दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक शंकु का डायग्राम है आपका। ये वाला जो पॉइंट है आपका वर्टेक्स कहलाएगा, ये आपकी इस शंकु की हाइट कहलाएगी, ये इसका सेंटर कहलाएगा आपका। ये जो कर्व है गाइडिंग कर्व के नाम से जाना जाता है, ये वाला कर्व जिसको हम बेस कहते हैं, इसका सेंटर आपका यहाँ पर आएगा, जिसको हम इस बिंदु से दूरी आपकी रेडियस के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस वाली कंडीशन यदि शंकु आपके पास होता है, जैसा कि आप आइसक्रीम कौन टाइप में भी आप प्राप्त करते हैं दैनिक जीवन में, वो एक कौन शंकु का एक एग्जाम्पल है, जिसमें ये जो लाइन है आपकी जेनेटिक लाइन के नाम से जानी जाती है, और ये जो आपका कर्व है ये गाइडिंग कर्व के नाम से जाना जाता है, और ये वर्टेक्स है। इसके अंतर्गत हम ये जो पृष्ठ आपका दिया गया है गाइडिंग कर्व के रूप में, ये इसको या तो इंटरसेक्ट करेगा या इसको स्पर्श करेगा। ये जो लाइंस हैं आपकी, ये आपके जेनेटिक लाइन है, या तो ये स्पर्श करेंगे या इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस टाइप की जो आकृति है आपकी एक शंकु के रूप में निकल के आती है। यहाँ पर जो जेनेटिक लाइन है आप आसानी से देख सकते हैं कि ये जेनेटिक लाइन के रूप में बहुत सारी लाइंस आप कंसीडर कर सकते हैं। आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि कैप जो होती है आपके बच्चों के बर्थडे पर जो पहनी जाती है, वो भी एक कौन की आकृति के रूप में निकल के आती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कौन होता क्या है कि शंकु एक ऐसी गतिमान रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो सर्वदा किसी निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा एक नियत वक्र को काटती है या दिए गए पृष्ठ पृष्ठ को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपको एक सिलेबस का एक वीडियो अपलोड किया है फर्स्ट में, वहाँ जाके आप सेमेस्टर फर्स्ट, अभी आपका सेमेस्टर फर्स्ट चल रहा है, इसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर आएगा। साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ के आपके सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है आपका, वो आपके फर्स्ट 6 मंथ में कंप्लीट करके आपके एग्ज़ाम होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम, आप यदि आरआर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें फर्स्ट सेम का सिलेबस आपको सिलेबस का अलग से वीडियो डाला गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपका पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए में आपकी डिफरेंस टाइप की डेफिनेशन पूछी जाती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके, 10 क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, उसके डिवाइडेशन होते हैं, उसमें कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो कभी कभार आपके जो शंकु का डेफिनेशन है वो आपसे
पूछ ली जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन कौन, तो आपको इसको आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यदि कोई भी शंकु से रिलेटेड डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप इसको आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो विद डायग्राम के आप इसको समझाएंगे ताकि जो एग्जामिनर है आपको किसी भी नंबर को काटने में कुछ भी नंबर नहीं काट सके, इसलिए आप डायग्राम विद डायग्राम जो भी है आपका उसके आधार पर आपको समझाना है। यदि आप देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ कॉन, तो यहाँ पर एक मेथड है जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कॉन हुज वर्टेक्स अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पर इसका जो वर्टेक्स है आप जानते हैं कि कॉन के अंतर्गत एक वर्टेक्स होता है, एक गाइडिंग कर्व होता है, और गाइडिंग कर्व को जो इंटरसेक्ट करते हैं वो गाइडिंग आपके जेनेटिक लाइंस के आधार पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कॉन हुज वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व आर गिवन एज फॉलो, जिसका जो गाइडिंग कर्व है आपका ये इक्वेशन दे रखा है। तो कोई भी गाइडिंग कर्व यदि हम कंसीडर कर रखा है या दिया गया है और उसके वर्टेक्स यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से उस शंकु का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो शीर्ष आपको गिवन होगा और एक निर्देशी वक्र आपको गिवन होगा। तो ये दो चीज़ें आपके यदि हैं तो आप आसानी से शंकु का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इस मेथड को स्टेप में डिवाइड किया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ जेनेटिक लाइन एज फॉलो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जनक रेखाएं हैं वो आप ज्ञात करेंगे। तो जनक रेखाएं आप जानते हैं कि आपने पूर्व की जो क्लासेज हैं आपकी पिछली क्लासेज उसमें आपने रेखाओं का आपने अध्ययन किया होगा, वहाँ से आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे आप सपोज कीजिए अल्फ़ा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखा जिसकी डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए एल एम एन है, तो ऐसी रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो ये आप पूर्व की क्लासों में आप अध्ययन कर चुके हैं कि ऐसे कोई भी किसी भी बिंदु से जाने व गुजरने वाली रेखा जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो ये एक जेनेटिक लाइन है आपकी, इसको आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो यदि आप शंकु का समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं जिसका वर्टेक्स आपको गिवन है और गाइडिंग कर्व आपको गिवन है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपका काम रहेगा कि यदि शंकु का समीकरण आप ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जेनेटिक जो लाइन है आपकी उसका इक्वेशन आप ज्ञात करेंगे। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखा और जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ये हमने कंसीडर किया है। एल एम एन आपके जो क्वेश्चन है उसमें नहीं आएंगे, आपको ये आपको कंसीडर करने हैं। अल्फ़ा बीटा गामा ये आपको वर्टेक्स होगा जो आसानी से आपके जो क्वेश्चन है उसमें से आप ले सकते हैं। तो ये जेनेटिक लाइन प्राप्त करने के पश्चात हम चलते हैं स्टेप सेकंड पर। स्टेप सेकंड है आपका फाइंड आउट द पॉइंट ऑन गाइडिंग कर्व विच इज लाइज इन गिवन कर्व एज फॉलो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यदि आपने जेनेटिक लाइन प्राप्त कर ली है तो जेनेटिक लाइन की सहायता से आप एक पॉइंट निर्धारित करेंगे जो कि गाइडिंग कर्व पर होगा। तो यहाँ पर जो इस पर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो गाइडिंग कर्व है उसके अंतर्गत इस पर जो बिंदु हैं इस लाइन पर उसको हम इंगित करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गाइडिंग कर्व किस प्लेन पर बन रहा है, तो किस समतल पर बनेगा तो उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पर देखिए गाइडिंग कर्व है आपका ये आपका निर्देशी वक्र दे रखा है। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो है आपका, तो जेड इक्वल टू जीरो का मतलब होता है आपका एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पर जेड इक्वल टू जीरो होता है और वाई जेड प्लेन पर एक्स इक्वल टू जीरो होता है और एक्स जेड प्लेन पर वाई इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर आप आसानी से आपने यदि पिछली क्लासों का अध्ययन ठीक ढंग से कर रखा है तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं कि ये आपका कंसीडर कर रखा है जेड इक्वल टू मान लीजिए जीरो आपका एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में रखकर आप एक्स वाई और जेड के मान कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्स वाई
यदि समतल है आपका, तो आप आसानी से इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एन, जो जनक रेखा है आपकी, हमने जेड इक्वल टू जीरो इसमें रखा है। तो यहाँ से ये जो जनक रेखा का जो समीकरण है आपका, ये निकल के आता है। तो इसमें जेड इक्वल टू मान लीजिए जीरो रख दिया, जैसा कि आपको समतल में गिवन है। तो यहाँ पर एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जीरो माइनस गामा अपॉन एन, ये आपकी जेनेटिक लाइन से हमने कंसीडर किया है। तो इसकी हेल्प से आप उस वक्र पर, यानी उस निर्देशी वक्र पर एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का मतलब हो गया आपका कि उस वक्र पर स्थित बिंदु। तो यहाँ पर यदि इन इसको और यदि इसको और इसको लेते हैं, देखिए फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन, ये पॉइंट निकल के आता है। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड को लेते हैं, तो वाई इक्वल टू बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन। इसी प्रकार आप इस पॉइंट को लेते हैं, तो यहाँ पर ये जेड इक्वल टू जीरो निकल के आता है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्स वाई और जीरो जेड इक्वल टू जीरो है आपका, ये जो पॉइंट निकल के आएंगे आपके अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन, बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन और जीरो, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे जो कि दिए गए निर्देशी वक्र को पर स्थित होंगे, निर्देशी वक्र पर स्थित होंगे। तो यहाँ पर यदि ये पॉइंट आपने निकाल लिए, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सेटिस्फाई द गाइडिंग कर्व बाय दिस पॉइंट एज फॉलो। तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी निर्देशी वक्र या कोई भी वक्र पर कोई बिंदु स्थित है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपका निर्देशी वक्र का, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर था, टू एच एक्स वाई, यानी निर्देशी वक्र आपको जो गिवन है, आप वहाँ पर हम एक्स वाई जेड के मान इसमें रखने पर वो उसको संतुष्ट करेगा। तो यदि संतुष्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु गिवन है आपका, जो निकल के आया है आपका, वो निर्देशी वक्र पर स्थित होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये आपका निर्देशी वक्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका निर्देशी वक्र है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यदि इसमें हम जो एक्स वाई की जो वैल्यू निकल के आई है, उसकी वैल्यू यदि पुट करते हैं, तो आप आसानी से इस इक्वेशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि थर्ड जो स्टेप है, सेटिस्फाई द गाइडिंग कर्व बाय दिस पॉइंट एज फॉलो। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान यदि हम इसमें कंसीडर करते हैं, तो ये इक्वेशन आपका आसानी से निकल के आता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप यदि आप सॉल्व करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो गाइडिंग कर्व है आपका, ए अल्फ़ा बीटा, ये इसकी डायरेक्शन कोसाइन है जेनेटिक लाइन की, ये गाइडिंग कर्व है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ये जो बिंदु निकल के आएगा, ये जिस समतल में होगा वहाँ पर, जैसे एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड इक्वल टू इस पर जीरो होगा। तो ये यदि निकल के आता है, तो अब आपके इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर दो, आप टू जो कंसीडर किया है आपने, वहाँ से आप कंसीडर एल एम एन के आधार पर इसको एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेप नंबर फोर्थ है आपका, एलिमिनेट एल एम एन विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन टू एंड थ्री। तो ये इक्वेशन नंबर थ्री है, और इससे पूर्व आपका टू आया, तो वहाँ से हम एल एम एन का अवलोकन करेंगे। तो ये स्टेप है आपको, फोर्थ स्टेप है। यहाँ से फोर्थ स्टेप में आपका शंकु का समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि यदि एल एम एन का अवलोकन करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए अल्फ़ा माइनस एल, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा जैसे ही हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर अल्फ़ा आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर एल और एम का अवलोकन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका एल एन का अवलोकन करना पड़ेगा, इसी प्रकार यहाँ पर एम और एन का करना पड़ेगा, एम और एन। तो यहाँ से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि एल एम एन का अवलोकन डायरेक्ट कैसे करते हैं। यदि मान लीजिए आपका ये कर्व आपको गिवन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि एल एम एन का अवलोकन करना है, तो यहाँ से आप आसानी से देखिए ये तीनों आपके इक्वल है, ये जो आपकी जेनेटिक लाइंस हैं,
तो आप ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस अल्फ़ा, और फर्स्ट और सेकंड को यदि लेते हैं तो एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम। यदि एल अपॉन एम या एम अपॉन एन लेते हैं तो यहाँ से देखिए इस एक्स माइनस अल्फ़ा को इधर ले आइए, एम को इधर ले आइए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से एल अपॉन एम आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड और थर्ड को लेते हैं या फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो ये यहाँ से एल एम एन का विलोपन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यदि एम अपॉन एल लेते हैं तो वाई माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि एल अपॉन एम लेते हैं तो यदि इस एल को इधर लेके आएंगे तो एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन वाई माइनस बीटा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से यहाँ से एल एम एम एन के यानी 2 और 3 के हेल्प से आप एल एम एन का विलोपन आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपकी जो थर्ड स्टेप थी आपकी, तो यहाँ पर देखिए एल अपॉन एन निकाला है और यहाँ पर एम अपॉन एन है, तो इनके स्थान पर हम डायरेक्ट वो वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 यदि हम कंसीडर करते हैं तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 और 3 आपका इक्वेशन है, तो 2 और 3 से हमने ये एल अपॉन एन की वैल्यू निकाली है, वहाँ से 2 से एल अपॉन एन, एम अपॉन एन, एम अपॉन एन और यहाँ पर एम अपॉन एन। तो यहाँ पर एल अपॉन एन और एम अपॉन एन की वैल्यू आपको निकालनी है और उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जो मैंने अभी बताया है आपको इक्वेशन नंबर 2 से, उसको वज्र गुणा करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल अपॉन एन है, तो इक्वेशन नंबर 2 में एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन जेड माइनस गामा। तो एल जहाँ पर आ रहा है तो एल की करस्पॉन्डिंग क्या था आपका, एक्स माइनस अल्फ़ा, जो वैल्यू थी इसके प्रोपोर्शनल, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ एल है वहाँ पर एक्स माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, एन है माइनस, वहाँ पर जेड माइनस गामा आ जाएगा। जहाँ पर देखिए एल है तो एल एक्स माइनस अल्फ़ा और यहाँ पर एन है तो जेड माइनस, तो इसी प्रकार एम है तो वाई माइनस बीटा आ जाएगा, एन है तो वहाँ पर जेड माइनस गामा आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इक्वेशन नंबर 3 से 2 की हेल्प के माध्यम से हम एल एम एन का अवलोकन करते हैं, क्योंकि एल एम एन आपके जो स्टेटमेंट है आपका जो, उसमें हमें एल एम एन की वैल्यू कहीं भी दे रखी नहीं है, इसलिए हमें एल एम एन का अवलोकन करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन प्राप्त करते हैं एल एम एन एलिमिनेशन करने के पश्चात, तो वो इक्वेशन आपका रिक्वायर्ड कौन का इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है, हम जो चाहते हैं एक शंकु का समीकरण ज्ञात करना, उसका शंकु का समीकरण निकल के आता है। तो इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार इसका थर्ड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, जिसका जो ओरिजिन है आपका वो मूल बिंदु है और वर्टेक्स मूल बिंदु पर स्थित है। तो ये शंकु का समीकरण इसके शीर्ष मूल बिंदु हों या मूल बिंदु पर स्थित हों। तो आप देख सकते हैं कि ये शीर्ष है आपका और ये मान लीजिए इसका ओरिजिन है, आप कंसीडर कर सकते हैं मूल बिंदु, इसका वर्टेक्स है। तो यदि ये दोनों बराबर हैं, यदि आप कंसीडर करते हैं तो इसके जो शीर्ष हैं मूल बिंदु कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मूल बिंदु, ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ये मूल बिंदु है, ये अगर आकृति को देखते हैं तो डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये वाली का जो कंडीशन है, ये जो पॉइंट है आपका मूल बिंदु है, तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर निकल के आएगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा आपके जो पॉइंट हैं वो 0 0 हो जाएंगे। तो जैसे ही हम 0 0 अब अल्फ़ा बीटा गामा कंसीडर करते हैं तो इसका जो इक्वेशंस हैं आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, एक्स वाई जेड में द्वितीय घात का समघात समीकरण प्राप्त होता है, जो कि जनक रेखा में से एल एम एन का सीधे विलोपन करने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो सेकंड ऑर्डर का जो इक्वेशन प्राप्त होता है, सेकंड ऑर्डर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आता है, तो उसमें से एल एम एन का विलोपन डायरेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं।
तो यदि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एल-एम-एन का अवलोकन करने पर उस शंकु का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो बिंदु है आपका, ये यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये इसका सेंटर है आपका, ये मूल बिंदु है आपका 0, 0। तो वर्टेक्स 0, 0 में गाइडिंग कर्व कंसीडर करेगा, तो ये 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर एल-एम-एन का डायरेक्ट अवलोकन करने पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0। यदि ये आपका बेस है आपका गाइडिंग कर्व के रूप में, तो उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप का इक्वेशन निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस, तो यहाँ पर 3D के अंतर्गत ये कंसीडर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। यदि कोई भी इक्वेशन मूल बिंदु से गुजरता है तो इस उस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, तो ये वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है आपका सी इक्वल टू सी है आपका। तो यहाँ पर यदि ये मूल बिंदु से गुजरता है तो ये कंडीशन आपकी शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन यदि मूल बिंदु से गुजरता है तो आप आसानी से इसका इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट जनक रेखा जो निकल के आती है उसमें से एल-एम-एन का सीधा अवलोकन कर सकते हैं। तो एल का मतलब क्या हो गया आपका, मैंने पहले भी बताया था। एल का मतलब आप डायरेक्ट एक्स माइनस अल्फ़ा रख सकते हैं, बाई का मतलब बाई माइनस बीटा रख सकते हैं, जेड का मतलब आपका जेड कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी एम एन एन, एल एम एन एन का मतलब हो जाएगा जेड माइनस गामा, आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट आप विलोपन आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसके आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा और निर्देशी वक्र का समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और जेड इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल है आपका, इससे आप आसानी से शंकु का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शीर्ष आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा, और निर्देशी वक्र आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और जेड इक्वल टू 0 है। तो ये सिंपल आपका एक एग्जाम्पल है। जैसा कि हमने मेथड बताया, स्टेप्स आपको फोर्थ स्टेप में आपको शंकु का समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो निर्देशी वक्र आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्देशी वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए निर्देशी वक्र आपका किस समतल में स्थित है, जेड इक्वल टू 0 का मतलब होता है एक्स वाई समतल। तो एक्स वाई समतल यदि कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें जेड इक्वल टू 0 आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो शीर्ष बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली चर रेखा का समीकरण। फर्स्ट स्टेप में क्या था कि फाइंड आउट द जेनेटिक लाइन। तो यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये आपने इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर फर्स्ट से जेनेटिक लाइन प्राप्त कर ली, जो कि अल्फ़ा बीटा गामा से गुजरती है और जिसकी डायरेक्शन कोसाइन एल-एम-एन है। अब यहाँ पर देखिए जेड इक्वल टू 0 आपका दिया गया निर्देशी वक्र है। तो जेड का मतलब हो गया, जेड इक्वल टू 0 का मतलब हो गया एक्स वाई समतल। तो एक्स वाई समतल में यदि जेड इक्वल टू हम 0 रख देते हैं तो ये आपका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स और वाई और जेड इक्वल टू 0 है आपका, एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं, जो कि इसमें जेड इक्वल टू 0 रखने से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार रेखा 2 पर समतल जेड इक्वल टू प्रतिच्छेद बिंदु के लिए जेड इक्वल टू 0 रखने पर हम यहाँ से इस प्रकार ये समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल आपका इस मेथड है जिसको आप आसानी से ज्ञात कर दें। यहाँ पर जेड इक्वल टू 0 रख दिया तो 0 माइनस गामा हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली हमने। तो यहाँ पर ये माइनस है, अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन, ये बाई मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन एन वाई इक्वल टू बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन जेड इक्वल टू 0। तो ये 3 बिंदु आपके निकल के आते हैं, और 3 बिंदु यदि निकल के आते हैं तो ये क्या होगा कि ये जो निर्देशी बिंदु हैं नेक्स्ट स्टेप में ये दिए गए निर्देश वक्र को सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने के पश्चात हम एल-एम-एन का विलोपन करेंगे। तो ये सिंपल आपकी स्टेप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है आपका, ये दिए गए जो शंकु का जो वक्र है निर्देशी वक्र उसको संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए निर्देशी वक्र क्या है आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
तो यहाँ पर निर्देशी वक्र बाई का मतलब हो गया आपका, बाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन। तो यहाँ पर बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू पुट करके ये सेटिस्फाई करा सकते हैं। अब आपकी जो लास्ट स्टेप है, आपकी लास्ट स्टेप क्या है आपकी, कि एलिमिनेट एल एम एन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं कि 2 और 3 से एल एम एन का अवलोकन करने पर जो पृष्ठ है आपका, जो शंकु का समीकरण ज्ञात करते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल एम एन का मान, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि डायरेक्ट एम का मतलब हो जाएगा, जो जेनेटिक लाइन है आपकी, एम मीन्स बाई माइनस बीटा, एन मीन्स जेड माइनस गामा। तो बीटा माइनस बाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा और ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यदि इसमें हम पुट करते हैं तो ये आप आसानी से, जो कि एक शंकु के समीकरण के रूप में निकल के आती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल आपका एग्जाम्पल था, जो कि फोर्थ स्टेप में आप जिसके मेथड को हमने कंसीडर किया था, जिसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, नोट्स हैं, जिसको आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर फर्स्ट रिमार्क है कि शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)(x)=0 की रेखा एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन एल का मतलब हो गया एक्स माइनस जीरो अपॉन एल, यानी 0 0 से आती है, जनक रेखा होगी। तो यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए हम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि ये मूल बिंदु से गुजरती है, तो यहाँ से देखिए जेनेटिक लाइन क्या होती है, एक्स माइनस अल्फ़ा मान लीजिए 0 है, जिसका वर्टेक्स मान लीजिए 0 है कुछ शंकु का। तो एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन, ये इसकी जेनेटिक लाइन होगी। यदि अल्फ़ा बीटा गामा यदि मूल बिंदु से गुजरती है, यानी उसका शीर्ष यदि मूल बिंदु है, तो ये रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। इस रेखा में यदि एक्स के स्थान पर एल रख दीजिए, वाई के स्थान पर, अब उसमें क्या करते थे हम, एक्स के स्थान पर हम रखते थे, एल के स्थान पर एक्स माइनस अल्फ़ा रखते थे, और एम के स्थान पर वाई माइनस बीटा रखते थे, एन के स्थान पर जेड माइनस गामा रखते थे। तो यदि अल्फ़ा बीटा गामा यदि 0 है, यानी वर्टेक्स यदि 0 है, मूल बिंदु है, तो उसकी जनक रेखा का समीकरण ये प्राप्त होगा। अब इसमें डायरेक्ट एक्स इक्वल टू एल रख दीजिए, वाई इक्वल टू एम रख दीजिए, जेड इक्वल टू एन रख दीजिए। तो यहाँ पर ये शंकु का समीकरण आपको गिवन है, तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा यदि ये जनक रेखा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सेकंड है, आप यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा है, एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एल बाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन, जो कि अल्फ़ा बीटा गामा से गुजरती है। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन में से संबंध, जो रिलेशनशिप होगी आपकी, वो इसमें कंसीडर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि ये रिलेशनशिप है, तो शंकु का समीकरण सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है कि यदि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा से गुजरती है, जिसकी डायरेक्ट देखो चाहे में एक संबंध यदि आपको गिवन है, तो शंकु का समीकरण सीधे निम्न समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो सीधा सा यदि ये कोई डायरेक्शन कोसाइन है आपकी, एल एम एन में कोई रिलेशन आपको गिवन है और उसकी जनक रेखा आपको इस प्रकार की दे रखी है, तो आप डायरेक्ट उसका जो एल एम एन है, जैसे एल इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा रख दीजिए, बाई एम इक्वल टू बाई माइनस बीटा रख दीजिए, एन इक्वल टू जेड माइनस गामा रख दीजिए, किसमें, जो रिलेशन आपको गिवन है एल एम एन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आधार पर आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपको जनक रेखा आपको मालूम है और एल एम एन में कोई रिलेशन दे रखा है, तो आप आसानी से उस शंकु का समीकरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एल स्क्वायर, एल मीन्स एक्स माइनस अल्फ़ा विलोपन यदि हम करते हैं, और एम मीन्स बाई माइनस बीटा, और जेड मीन्स जेड माइनस गामा, यानी एन मीन्स जेड माइनस गामा। तो ये इक्वेशन आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि एल एम एन में कोई रिलेशन आपको गिवन है और जेनेटिक लाइन आपको पता है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं शंकु का समीकरण। इसी प्रकार यदि मान लीजिए जनक रेखा यदि आपको गिवन नहीं है और यदि बिंदु मालूम है, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा या कोई बिंदु 1 2 3 या कोई भी पॉइंट आपको गिवन है, तो आप वहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा के स्थान मान लीजिए 1 है, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस अल्फ़ा के स्थान पर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आसानी से जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कंसीडर कर सकते हैं।
इसी प्रकार यदि मान लीजिए एक सरल रेखा का समीकरण इस टाइप में है जो मूल बिंदु से गुजरती है और एल का मान आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये वही आपकी जो रिलेशनशिप हैं वो आप आसानी से एल इक्वल टू एक्स, एम इक्वल टू वाई और एन इक्वल टू जेड रख कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके, यदि इनको आप ध्यान रखते हैं तो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें आप यदि इस टाइप का कोई रिलेशन आपको गिवन होता है तो आप आसानी से एल के स्थान पर एक्स माइनस अल्फ़ा, बाई के स्थान पर एम के स्थान पर बाई माइनस बीटा, एन के स्थान पर जेड माइनस गामा रखकर शंकु का समीकरण विदाउट कैलकुलेशन के ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रखा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन हु जेनेटिक लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पर ये पॉइंट है आपका कि उसकी जेनेटिक लाइंस हैं वो मूल बिंदु से गुजरती हैं और सेटिस्फाई द रिलेशन। तो ये एल एम एन में रिलेशनशिप दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, अब देखिए जेनेटिक लाइन है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा से गुजरने वाली रेखा एक्स माइनस अल्फ़ा अपॉन एम एल होता है, बाई इक्वल टू बाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन होता है। यदि यदि मूल बिंदु से गुजरती है तो क्या होगा आपका एक्स अपॉन एल इक्वल टू बाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन। तो इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो जीरो से गुजरने वाली रेखा आप आसानी से एक्स अपॉन एल इक्वल टू बाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि रिलेशनशिप आपको दे रखा है और ये जो जेनेटिक लाइन है वो आपको पता है, तो यहाँ से डायरेक्ट एल एम एन के स्थान पर एक्स वाई जेड रख दीजिए और डायरेक्ट आपका शंकु का समीकरण प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम हुआ आपका, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यदि सिस्टमेटिक तरीके से टेक्निक पता है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, मेथड्स यूज करोगे, मेथड्स यूज करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा आपका, ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जिसमें टाइम कम होता है उसको हम सभी क्वेश्चंस को कवर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि इस टाइप का रिलेशनशिप प्राप्त होता है एल एम एन में और आपकी जनक रेखा आपको गिवन है या कोई पॉइंट आपको दे रखा है कि इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो इस शंकु का समीकरण देखिए आप ज्ञात कर सकते हैं, एल इक्वल टू एक्स, एम इक्वल टू वाई और एन इक्वल टू जेड रखकर प्राप्त कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं इसको आइडिया लगा सकता हूँ। देखिए इसका जो शंकु का समीकरण है 3x² प्लस 5y² माइनस 2z² इक्वल टू 0 शंकु का समीकरण होगा, जो कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें से देख के आप ए बी सी डी जो भी ऑप्शन दे रखा है उसको आप करेक्ट आंसर आप गिवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट 3x² प्लस 5y² माइनस 2z² इक्वल टू 0 एक शंकु का समीकरण है। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार ये समीकरण है, आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन थ्रो ओरिजन एंड विच पासेज थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ये आपका रिलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इस टाइप का इक्वेशंस आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक कर्व का इक्वेशन दे रखा है और एक समतल का समीकरण दे रखा है। ये समतल आपको गिवन है, आपका कर्व आपका कंसीडर है, तो यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से गुजरता है, तो ये इसमें सिमिलैरिटी है। वही कंडीशन करना है कि यदि कोई भी कौन है आपका, देखिए उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना जिसका मूल शीर्ष मूल बिंदु हो और वक्र इतने इतने पर प्रतिच्छेद करता हो। तो यहाँ पर देखिए ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो यहाँ से सीधा इसको हम समघात में कंसीडर करते हैं। तो जो उसका जो समीकरण है वो समघात होगा, और समघात होगा तो समघात बनाने के लिए देखिए मूल बिंदु से गुजरता है, तो हम जानते हैं कि जो शंकु की जो विशेषता होती है उसमें कांस्टेंट टर्म यदि आती है तो वो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यदि कांस्टेंट टर्म नहीं आती है तो वो मूल बिंदु से गुजरता है, और जैसे ही आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा शंकु का समीकरण या कांस्टेंट टर्म, ये दोनों कंडीशन में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो या आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों आती हैं तो शंकु मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। यदि कांस्टेंट टर्म नहीं आती है तो मूल बिंदु से गुजरता है। तो आप डायरेक्ट देखिए इस वाले समीकरण को देखिए, वक्र का समीकरण आपको दे रखा है, इसमें कांस्टेंट टर्म है आपका। अब इसको बी जो दे रखा है इसको भी हमें क्वाड्रेटिक रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं, और ये 1 भी दे रखा है तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो मूल बिंदु से गुजरता है, यदि कोई भी शंकु शीर्ष जिसका मूल बिंदु हो
तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों एक क्वाड्रेटिक में हैं आपके। एक्स आपका सिंगल है तो इसका हमने 1 दे दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और अपॉन पी यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाली वन कंडीशन हो जाती है। इस वन के आधार पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 दे दिया, इसका 1 स्क्वायर दे दिया, तो ये आपका वेरिएबल के रूप में निकल के आता है। तो यहाँ से यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर कुछ नहीं होता यहाँ पर, तो आप आसानी से इसको हम समघात इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 और 1 स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1 की वैल्यू देके यहाँ पर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन पी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यदि पुट करते हैं तो ये समीकरण आपका निकल के आता है। तो इस प्रकार यदि कोई भी शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो और वक्र और समतल का समीकरण आपको प्रतिच्छेद कर रहा हो, यानी प्रतिच्छेद के रूप में वक्र और समतल आपको गिवन हो, तो आप उसको उस शंकु का समीकरण ज्ञात करने के लिए उसको समघात बनाना पड़ेगा आपको। शंकु शीर्ष मूल बिंदु है और यदि उस समीकरण को समघात बना लेते हैं तो आप आसानी से शंकु का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2axp एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक है आपका, ये क्वाड्रेटिक है, देखिए एक्स यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए इसकी हेल्प से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये कुछ क्वेश्चन हैं आपको ट्राई करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पर z इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसको हम 2 को इधर लेके आएंगे, z अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 z स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इसका समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 1 है ऑलरेडी, आप इसको p को आप 1 से कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें ये आपका समतल का समीकरण है, ये वक्र का समीकरण है, तो 1 को स्क्वायर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये इससे इक्वेशन है जिसमें एक वक्र और इसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष मूल बिंदु है जो निम्न वक्रों के प्रतिच्छेदन से गुजरते हैं। तो इस प्रकार आप इसको ट्राई कर सकते हैं।